welcome to economics classes. I am Priyanka and this is part 44 of the lecture series of daily 10 questions. Start करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. The share of industries in India's GDP in the year 2006 and 7. 2006 and 7 में इंडिया का जो शेयर है इंडस्ट्री में जीडीपी में वो कितना था. ऑप्शन हमें क्या गिवन है 20%, बी क्या है 15%, सी क्या है 45% और डी क्या है 26%. तो हमें जो बताना है वो 2006-7 के अकॉर्डिंग बताना है. 2006-7 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी में इंडस्ट्री वाले में जो शेयर था वो कितना था 26% था. लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंटली सर्विस सेक्टर जो है 54.4% जो है टोटल इंडिया के GVA में से ग्रोस वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. इंडस्ट्रियल सेक्टर अब करंटली 29.73% कर रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना कर रहा है 15.87%. यहाँ पे मैंने आपको सर्विस सेक्टर का बताया है 54.4%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है 29.73% और एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है 15.87%. तो ये जो है हमें करंट चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो करंट में से ही आएंगे. अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को कितना एस्टिमेट किया गया है कि कितनी एस्टिमेशन इन्होंने लगाई है 2019-20 में 2.5% एस्टिमेशन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा कंपेयर टू आवर प्रीवियस ईयर. कितना था पिछली बार कंपैरिजन जो था हमने किया है उसमें कितना था कि एस्टिमेशन जो है हमने किया था 6.9% ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट होगी. लेकिन इस बार हमने कितनी ग्रोथ रेट मानी है 2.5% मानी है. ठीक है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. अकॉर्डिंग टू होटलिंग रूल अबाउट द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज which of the following is used for price variation of exhaustible natural resources. ऐसे natural resources जो exhaust हो रहे हैं उनके लिए कौन सा मेथड जो है यूज़ किया जाता है जब प्राइस वेरिएशन आता है किसमें exhaustible natural resources में. ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है लेबर कॉस्ट, ऑप्शन सी है रेंट एंड रॉयल्टीज ऑफ माइन्स और ऑप्शन डी क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रॉयल्टी ऑफ माइन. तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होटलिंग रूल है क्या. ठीक है. आप वीडियो पॉज करो और पहले आप लोग खुद करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनना. स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन से. सो होटलिंग रूल डिफाइंस द नेट प्राइस पाथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम while maximizing economic rent in the time of fully extracting a non-renewable natural resources. अगर एक बात देखते हैं कि अगर हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं वो हो गए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक रेंट जो है वो कितना बढ़ेगा और ये मैक्सिमम रेंट को क्या बोला जाता है होटलिंग रेंट बोला जाता है और इसे हम स्केर्सिटी रेंट के नाम से भी जानते हैं. हम क्या कर रहे हैं ये मैक्सिमम रेंट क्या कर रहा है ये किस लिए लिया जा रहा है कि जो हमारे स्टॉक के जो हमारा रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. इसके लिए हम क्या करते हैं जो रेंट हम ले रहे हैं वो आ जाता है मैक्सिमम रेंट, होटलिंग रेंट या स्केर्सिटी रेंट में. सो इन एन एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन ऑग्यूमेंटेबल resources, the percentage change in net price per unit of time should equal to the discount rate. जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली जो है उनका यूज़ कर रहे हैं उनके परसेंटेज चेंज जो आता है नेट प्राइस में वो किसके इक्वल होगा डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होगा. किस लिए ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज़ कर पाएँ, मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, उनका एक्सट्रैक्शन पीरियड जो है उसको मैक्सिमाइज़ कर पाएँ. तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे होटलिंग रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो प्राइस वेरिएशन जब आता है तो हम किसके इक्वल रखते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट रेट भी कई बार लिखा जाता है. तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट होगा. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है सजेस्ट द करेक्ट आंसर अबाउट द पिंजोवियन टैक्स. हमें पिंजोवियन टैक्स के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या है प्रोवाइड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इंटरनलाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इनटू द मार्केट. हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो हमारी मार्केट की टोटल कॉस्ट लग रही है, इंटरनलाइज कॉस्ट लग रही है. समझेंगे इस चीज़ को हम आगे.
सेकंड क्या है, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट थ्रू पब्लिक पॉलिसी, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि पब्लिक पॉलिसी के थ्रू हम जो है पोल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पोल्यूशन को, उनसे हम किस तरीके से टैक्स ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देना। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन रियल सेक्टर में हमें फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। या इट एक्ट्स लाइक अ सर्विलेंस टैक्स, ये सर्विलेंस टैक्स के टाइप की तरह एक्ट करता है। नीचे आपके कोड्स गिवन है कि करेक्ट कोड कौन सा है, इसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पिंजोवियन टैक्स होता क्या है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ लेवीड टू करेक्ट अ नेगेटिव कॉस्ट, जो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर क्या लगता है, ये टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है, और इसे हम सिन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, SIN सिन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये कंसीडर नहीं करता फर्म्स की प्राइवेट कॉस्ट या फिर प्रॉफिट को। अगर आप एक बात बताओ, अगर मान लो एक फैक्ट्री का एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, तो यहाँ पे हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना डैमेज हो रहा है, वो कितना पोल्यूशन जो है वो एमिट कर रहा है अपनी फैक्ट्री से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक पॉलिसी लाएगी, वो क्या करेगी, इम्पोज करेगी पिंजोवियन टैक्स, ताकि आर्टिफिशियल लेवल से जो फर्म जो है इतना कॉस्ट कितनी डैमेज कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, उसकी कॉस्ट को हम फर्म बियर करें, पूरा एनवायरनमेंट बियर ना करे, सराउंडिंग बियर ना करे उस कॉस्ट को, वो फर्म जो वो टैक्स कर रही है, जो वो पोल्यूशन कर रही है, उसको वो ही बियर करे। तो ये जो है वो आइडली इक्वल होता है व्हाट द प्राइस वुड हैव बीन इफ अ मार्केट ऑफ सच एन एक्टिविटी एग्जिस्टेड। हम इसका प्राइस, ये जो टैक्स है वो किसके इक्वल रखते हैं कि अगर ये जो एक्टिविटी सच में एग्जिस्ट करती तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या पड़ती, हम उसके इक्वल इससे टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, पिंजोवियन टैक्स जो है हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के इक्वल होता है, जो एक करेक्ट मेजर लिया जाता है ताकि हम लेवल ऑफ एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएँ। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो हाँ, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, इंटरनलाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इनटू द मार्केट। दूसरा क्या है, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है पब्लिक पॉलिसीज़ के थ्रू। तीसरा क्या दे रखा है यहाँ पे कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, नहीं, ये फैक्टर्स जो हमारे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता, तो ऑप्शन थर्ड तो हमारा आएगा नहीं। प्लस ये एक्ट करता है एज ए सर्विलेंस टैक्स। सर्विलेंस टैक्स का मतलब भी यही होता है कि जो हमारे पोल्यूशन लेवल पे जो हमारा पोल्यूशन कर रही हैं उनके ऊपर जो हम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं वो किस तरीके से इम्पोज करें, पब्लिक पॉलिसीज़ के थ्रू इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। सो कोड में अगर हम देखें तो हमारा कोड C जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड का यूज़ किया जाता है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पॉल्यूटेंट्स, सिर्फ पॉल्यूटेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बी क्या है, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर आइटम्स विद पॉजिटिव यूटिलिटीज़, जो हमारी पॉजिटिव यूटिलिटीज़ दे रही हैं सिर्फ उनके लिए यूज़ किया जाता है। सी क्या है हमारा, इट इज़ यूज्ड फॉर आइटम्स अंडर मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर के टाइम पे इनका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर नेचुरल रिसोर्स, कि क्या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है। देखते हैं हम कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है। सो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यूज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज। इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं, उन सभी तरीके की इकोनॉमिक वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ओनली का ऑप्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूटेंट के लिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव यूटिलिटीज़ के लिए ही नहीं, या सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही नहीं, ये बाकी चीज़ों के लिए भी। इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट बोथ यूज़ एंड नॉन यूज़ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ जिनका यूज़ हो रहा है या जो वैल्यूज़ जिनका यूज़ नहीं हो रहा है उनकी एस्टिमेशन में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। और वाइडली ये जो मेथड है नॉन यूज़ वैल्यूज़ के लिए ही, जो आज हम गुड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं उनकी एस्टिमेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड दीज वैल्यूज आर समटाइम रेफर टू एज पैसिव यूज ऑफ वैल्यू, मतलब हम पॉजिटिव सेंस में भी इसको लेके जा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ मतलब उससे एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ अच्छा असर हो रहा है,
उसकी कॉस्ट हम देखते हैं कितनी है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मतलब उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, हमारी सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो हम उसकी कॉस्ट देखते हैं कि सच में ये चीज़ एग्जिस्ट करती तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती। तो ऐसे ही जो ये कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, मार्केट फेलियर्स के टाइम पे इस मेथड का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ फॉलोइंग। जब हमारी पॉपुलेशन में नेचुरली ग्रोथ होता है तो वो किसका आउटकम होता है, क्रूड बर्थ रेट का, क्रूड डेथ रेट का, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको अपने प्रीवियस ईयर्स में दे रखी है, माइग्रेशन का और मैरिज का। माइग्रेशन मतलब माइग्रेट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बंदा यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है तो पॉपुलेशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, पॉपुलेशन तो वो यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। मैरिजेस में भी कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ से पॉपुलेशन दूसरी साइड शिफ्ट हो रही है तो शिफ्ट इक्वली है ना, पॉपुलेशन में तो कोई चेंज हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट से हमें पता चलता है कि हमारी ग्रोथ में नेचुरली कितना ग्रो हो रही है, वो नेचुरली कितना ग्रोथ कर रही है। सो नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इन आ पॉपुलेशन। जो नेचुरल इंक्रीज होगा हमारा, और ये डिफरेंस किसके बीच में होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा नेचुरल इंक्रीज है बर्थ रेट में और डेथ रेट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट होता है, और कोड के अकॉर्डिंग हमारा डी कोड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट और फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट में हमें रिलेशनशिप बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा ग्रेटर देन होगा ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट के। दूसरा क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा इक्वल होगा ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट के। और थर्ड क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट से लेस देन होगा। और फोर्थ क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज पॉसिबल, कोई भी चीज़ हमारी पॉसिबल हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको करने से पहले पता होना चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट और ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो सिंपल टर्म में अगर हम समझें इस चीज़ को कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न या फिर लाइकली टू बी बोर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम, उसकी जब तक फर्टिलिटी है, जब तक उसकी एज स्पेसिफिक है कि इतने टाइम तक वो बोर्न कर सकती है चाइल्ड, वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो उसने बोर्न किए या वो जो हो सकते हैं वो आ जाते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट में। और टोटल फर्टिलिटी रेट करंट कितना है, 2.1, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ प्रीवियस ईयर में। ये भी पूछा जाता है कि करंट आपका रेट कितना चल रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स विच इज़ रफली टू द एज ऑफ 45। मतलब उसकी फर्टिलिटी रेट किस एज तक है, किस एज तक स्पेसिफिक है, उस एज तक एवरेज नंबर ऑफ डॉटर वो कितनी हो सकती हैं एक वुमेन के। ठीक है, रफली इन्होंने एज 45 दी है यहाँ पे ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट की। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तरफ तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ग्रेटर होगा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर्स ही ली जा रही है, तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ग्रेटर देन हो सकता है GRR के, और ये हमारी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन और जितने भी हुए वो सारी गर्ल्स ही हुई हैं, नहीं, लेस देन भी नहीं हो सकता। और इनमें से अबव पॉसिबल क्या है, हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डेवलपिंग इकोनॉमीज डिक्लाइन व्हेन नेशनल इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली। जब हमारी नेशनल इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो डिक्लाइन क्यों होता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, फूड बिकम्स लाइक इंफीरियर कमोडिटी। सेकंड क्या है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी वेरी फास्ट। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो फास्टर। और फोर्थ क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन फार्म फैक्टर इज नॉट इनफ। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। कोड आपको नीचे गिवन है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। While since
इंडिया इज़ द डेवलपिंग इकोनॉमी, अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे जो अदर सेक्टर्स हैं उनका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका डिक्लाइन होने का मेन रीज़न क्या है कि अदर सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की कमी, इरिगेशन की कमी, एनर्जी फैसिलिटीज़ की कमी है रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है। और अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आजकल फूड जो है वो एक इन्फीरियर कमोडिटी के इक्वल माना जाता है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हमारी इतनी फास्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और पब्लिक स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो फार्म फैक्टर्स पे इतना इनफ नहीं कर रही है कि उसकी हम प्रोडक्टिविटी, उसका हम शेयर इंक्रीज कर पाएँ। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन अराउंड। इंडिया में करंटली जो जीडीपी का शेयर है फिशिंग में वो कितना है। अब जो ये क्वेश्चन है वो 2013 का है, तो यहाँ पे हमारा 0.8% शेयर कर रही है फिशिंग जीडीपी में, लेकिन हमें जो है वो करंट पता होना चाहिए। अगर हम करंट को देखें तो फिशरीज़ का करंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1% है, और एग्रीकल्चर कंप्लीट देखें तो 5.37% है। तो याद रखना, अभी करंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है फिशरीज़ का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई के लिए फूड ग्रेन्स की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो टोटल कितनी आएगी। चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे गिवन है। ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू फार्मर्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बोनस और इंटरेस्ट रेट। सी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बोनस, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, चार्जेस फॉर गोडाउंस। और डी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्लूडिंग बोनस अगर कोई है तो, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हमें पता होना चाहिए एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट फूड ग्रेन की कितनी है। इसे समझते हैं हम एक डायग्राम से। तो इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 आती है। पहली एमएसपी, या फिर हम इसे प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। तीसरा है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और नीचे आपको इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स के स्टेट्यूटरी चार्जेस भी होते हैं, नॉन स्टेट्यूटरी भी होते हैं, वैट, सर्विस टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, या फिर स्टोरेज, इंटरेस्ट रेट, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में हैंडलिंग, स्टोरेज चार्जेस, फ्रेट कॉस्ट, स्टोरेज लॉस, ट्रांजिट लॉस, ये सारे। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में चलें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्लूडिंग बोनस इफ एनी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज फार्म मैकेनाइजेशन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहला, यूजिंग ओनली मशीन्स फॉर फार्म ऑपरेशन, फार्म ऑपरेशन के लिए सिर्फ मशीन्स का ही यूज करना। बी, रिप्लेसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फार्म ऑपरेशंस, बायोलॉजिकल सोर्स से हमें शिफ्ट होना चाहिए मैकेनिकल सोर्स पे। सी हमारा क्या है, यूजिंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और डी क्या है हमारा, यूजिंग मशीन्स, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा बिसाइड सोइल टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड सीड्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर हम अपना एक्सप्लेनेशन समझें तो मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मैकेनिकल पावर्स, मैकेनिकल पावर्स का यूज करना, ड्राइव एंड इम्प्लीमेंट फॉर वेरियस ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। एक एग्रीकल्चरिस्ट कितने सारे ऑपरेशंस कर रहा है, कितने सारे काम कर रहा है, उसमें मैकेनाइजेशन, मैकेनिकल पावर का यूज होना। सो कंप्लीट मैकेनाइजेशन वुड मीन द एप्लीकेशन ऑफ मशीन्स इवन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स एंड ऑपरेशन ऑफ फार्मर्स। डोमेस्टिक अफेयर्स में भी और फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर के काम हो रहे हैं उसमें भी। सो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स व्यू दैट it is a system of land utilization in which cultivation rests on different and infinitely more complex base than is found in local self-sufficient economy। अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही रहते हैं तो हम आगे प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कैसे करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंस की टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे प्लानिंग कमीशन ने
क्या सोचा था कि हमें पहले इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना है, लेकिन अब सेल्फ सफिशिएंट के साथ साथ हमारा क्या है कि हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट भी करें, हमें अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी इंक्रीज़ करना है। सो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है कि हम बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिप्लेस करके अब क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहे हैं, कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं हमारे फार्म ऑपरेशंस में। तो थैंक यू एवरीवन। If you find it helpful, then please like, share and subscribe. Take care everyone. Bye bye.